हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 13 और 14 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, during World Test Championship matches, which umpire has achieved the highest success rate in the decision review system? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान किस अंपायर ने निर्णय समीक्षा प्रणाली यानी कि डीआरएस में उच्चतम सफलता दर प्राप्त की है? और ये जो अंपायर हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं। ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वीरेंद्र शर्मा। तो वीरेंद्र शर्मा ने जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के जो मुकाबले हो रहे थे उनमें डीआरएस सिस्टम यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम में जो है सर्वाधिक सफलता दर प्राप्त की है। ये हैं वीरेंद्र शर्मा और ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के पुरली गांव के निवासी हैं। और सबसे नंबर 1 पर रहे हैं वीरेंद्र शर्मा। इनकी सक्सेस रेट जो है वो है 85.71%। नंबर 2 पर थे नितिन मेनन, इनकी सक्सेस रेट है 83.87%। और नंबर 3 पर है अनिल चौधरी, इनकी सक्सेस रेट जो है 75% है डीआरएस सिस्टम में इन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबलों में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बजट फॉर द रोहतांग रोपवे प्रोजेक्ट? रोहतांग रोपवे परियोजना के लिए कितना बजट अनुमानित है? ये हैं चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 540 करोड़। तो 540 करोड़ रुपए का जो बजट है अनुमानित किया गया है रोहतांग रोपवे प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम मैप में देखें, ये हमारी ईस्टर्न पील पंजाब रेंज है और ये अटल टनल है यहाँ पर। और ये जो रोड है ये वाला पुराना वाला रोड है जो कि बाया रोहतांग पास जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ पर है रोहतांग पास और यहाँ पर जगह है एक, उसका नाम है कोठी। तो कोठी से लेके रोहतांग पास तक जो है ये रोपवे सिस्टम बनाया जाएगा और ये इसका मॉडल तैयार किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है रोहतांग रोपवे सिस्टम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो है अपनी क्लियरेंस दे दी है। टोटल 7.1 किलोमीटर का लंबा ये रोपवे प्रोजेक्ट होगा। मनाली के नज़दीक जगह है, उसका नाम है कोठी, वहाँ से लेकर रोहतांग पास तक जो है ये रोपवे बनाया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 540 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट निर्धारित किया गया है और इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा मनाली रोपवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। पूरे 4 वर्ष लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और 3 फेजेज में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज में कोठी से गुलाबा तक का 1.2 किलोमीटर लॉन्ग का रोपवे बनाया जाएगा। दूसरे फेज में गुलाबा से मढ़ी तक का 2.8 किलोमीटर का लॉन्ग रोपवे बनाया जाएगा और तीसरे फेज में जो है मढ़ी से लेकर रोहतांग तक का 3.1 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा। और इसमें 4 स्टेशन बनाए जाएंगे, कोठी, गुलाबा, मढ़ी और रोहतांग। टोटल 7.1 किलोमीटर की राइड होगी इसमें जब ये रोपवे बन के तैयार होगा और 35 मिनट इसमें अप्रॉक्सीमेट लगेंगे कोठी से रोहतांग पास तक जाने के लिए। अगर बात करें हम रोहतांग पास की, ईस्टर्न पीर पंजाब रेंज पर स्थित है। कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से मिलाता है ये। इसे पाइल ऑफ डेड बॉडीज़ और प्लेन्स ऑफ कॉर्प्सेस यानी कि लाशों का मैदान भी कहते हैं और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रोड पॉइंट है ये। इसके अलावा वर्ष 1820 में पहली बार मूरक्राफ्ट, ये एक अंग्रेज थे, ये रोहतांग पास गए थे और उन्होंने इसका नाम दिया था रितांका जोत। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मूरक्राफ्ट पहली बार रोहतांग पास कब गए थे या फिर पहली बार कौन सा ब्रिटिशर जो है वो रोहतांग पास गए थे और उन्होंने क्या नाम रखा था रोहतांग पास का। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन? केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोबसांग सांगे। लोबसांग सांगे जो हैं वो अध्यक्ष हैं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के। क्यों है न्यूज़ में? तो जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष हैं इनके अध्यक्ष को सिक्योंग भी कहते हैं, तो वो हैं लोबसांग सांगे। तो इन्होंने धर्मशाला के स्टेट वॉर मेमोरियल के नज़दीक एक विकास चिल्ड्रन पार्क है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का जो ईयर है उसे ईयर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दलाई लामा घोषित किया गया है। अगर बात करें सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन की, इसे एक्साइल टिबेटन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल और पार्लियामेंट इन एक्साइल भी कहा जाता है। इनकी पूरी एक पार्लियामेंट है, जैसे हमारे भारत की पार्लियामेंट है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर अलग है और एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, वैसे ही इनकी पार्लियामेंट में भी अलग अलग मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। तो इनके जो प्रेसिडेंट हैं जिसे सिक्योंग कहते हैं वो हैं लोबसांग सांगे
28 अप्रैल 1959 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला के नज़दीक है। इसके अलावा धर्मशाला को लिटिल लहासा भी कहा जाता है। क्योंकि जो तिब्बत है उसे लहासा कहा जाता था, और तिब्बत जो है उनकी सारी की सारी सरकार जो है अब ट्रांसफ़र होके आ गई है धर्मशाला में, तो इसलिए अब इसे लिटिल लहासा भी कहते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द रिंगो उत्सव सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग स्नो फेस्टिवल? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्नो फेस्टिवल के दौरान रिंगो उत्सव मनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में स्नो फेस्टिवल के दौरान जो है रिंगो उत्सव मनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देश का दूसरा सबसे लंबी अवधि वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं स्नो फेस्टिवल। टोटल 60 दिनों तक ये जो फेस्टिवल है ये चलेगा। 25 जनवरी को शुरू हुआ था, 25 जनवरी 2021 को जो है ये स्नो फेस्टिवल शुरू हुआ था। टोटल 60 दिनों का ये फेस्टिवल है और देश का दूसरे सबसे लंबी वाला अवधि वाला जो है फेस्टिवल है। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर का बस्तर दशहरा जो है 75 डेज तक जो कि चलता है, विश्व का सबसे लंबा फेस्टिवल है। इस स्नो फेस्टिवल में जो पारंपरिक त्यौहार हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय परिधान, हैंडीक्राफ्ट, लोक नृत्य, लोक संगीत और जो भी व्यंजन हैं उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा इस स्नो फेस्टिवल के दौरान। तो इस स्नो फेस्टिवल में जो है केलोंग में रिंगो उत्सव मनाया गया। इसके अलावा ट्रेडिशनल मस्कन आर्चरी को भी परफॉर्म किया गया लाहौल स्पीति की तोद वैली में, और ट्रेडिशनल आर्चरी को भी परफॉर्म किया गया अपर केलोंग एरिया में। वेयर विल एन एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में एंटी फ्रीज जल आपूर्ति प्रणाली कहाँ स्थापित की जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, किलोंग। तो लाहौल स्पीति के किलोंग में जो है एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम जो है, इस सिस्टम को पायलट बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो है पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो पीने के लिए भी पानी नहीं रहता, इसलिए एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम को जो है अब अपनाया जाएगा पायलट बेसिस पर किलोंग में। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22, हाउ मेनी पुलिस स्टेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश वुमेन हेल्प डेस्क विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर निर्भया फंड? वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिस स्टेशनों में निर्भया फंड के तहत महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 136। तो हिमाचल प्रदेश के 136 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 में। और ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो है ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इसके अलावा सरकार द्वारा एक और अनाउंसमेंट भी की गई है कि जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, उसमें 25% जो है रिजर्वेशन रखी जाएगी महिलाओं के लिए। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो 25% जो है रिजर्वेशन रखी जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए। बात करें निर्भया फंड की, 2013 के यूनियन बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी भारत सरकार द्वारा, और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनके लिए फंड बनाया गया है और इसी फंड से जो है फंडिंग की जाती है सभी प्रोजेक्ट्स को। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैड रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मैत्री सेतु ब्रिज टू स्ट्रेंथन द कनेक्टिविटी विद विच कंट्री? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के साथ संपर्क को मजबूत करने के लिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पुल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मैत्री सेतु, और जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अब उससे इसको बल मिलेगा। अगर हम मैप में देखें तो इस तरफ का जो एरिया है ये सारा का सारा है बांग्लादेश का, और इस तरफ का एरिया ये भारत का है, त्रिपुरा का है, और ये है सबरूम, और यहाँ पर है रामगढ़, और ये जो नदी है इस नदी का नाम है फैनी रिवर। तो फैनी रिवर के ऊपर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है मैत्री सेतु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, और ये जो मैत्री सेतु ब्रिज है त्रिपुरा से लेके जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है उसको काफ़ी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है वो जो सबरूम जगह है भारत में त्रिपुरा में, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर कोई भी सामान पहुँचाना है उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी हम इंडियंस को। और ये जो पुल है ये बनाया गया है फैनी रिवर के ऊपर। हमारे त्रिपुरा में एक जगह है उसका नाम है सबरूम, और बांग्लादेश में एक जगह है रामगढ़, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज बनाया गया है। लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है।
Next is Indian shutler PV Sindhu lost to which player to settle for the silver in the 2021 Swiss Open Women's Single Final। भारतीय शटलर पीवी सिंधु 2021 स्विस ओपन महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी से हार गई हैं? ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोलिना मरीन। तो स्विट्जरलैंड के बेसल्स में BWF स्विस ओपन सुपर 300 ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें फाइनल मैच था पीवी सिंधु और कैरोलिना मरीन के बीच में, और इसमें पीवी सिंधु हार गई और कैरोलिना मरीन जीत गई और अब इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और पीवी सिंधु ने जीता सिल्वर मेडल। पीवी सिंधु जो है वर्ल्ड की नंबर 7 प्लेयर है और कैरोलिना मरीन जो है वर्ल्ड की नंबर 3 प्लेयर है। इसके अलावा अगर बात की जाए मेंस सिंगल में, तो मेंस सिंगल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है गोल्ड मेडल और वुमेन सिंगल में जो है स्पेन की कैरोलिना मरीन ने जीता है गोल्ड मेडल। Which of the following state or UT had recently launched Super 75 scholarship scheme for meritorious girls? निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? ये हैं चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा जो है मेरिटोरियस गर्ल्स यानी कि मेधावी छात्राओं के लिए सुपर 75 एक स्कॉलरशिप स्कीम जो है इसे लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी गरीब परिवार की मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, मेधावी छात्राएं हैं, उनको एजुकेशन प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा तेजस्विनी और मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर ये दो स्कीम्स भी लॉन्च की गई। तेजस्वी स्कीम के अंतर्गत अगर कोई भी 18 से 35 वर्ष की वुमन जो है बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उसे 5 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। नेम द विनर ऑफ मेंस सिंगल टाइटल एट द 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300। 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुषों के एकल खिताब विजेता का नाम बताइए। अभी हमने डिस्कस किया, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन ने जो है मेंस सिंगल में 2021 BWF स्विस ओपन सुपर 300 में गोल्ड मेडल जीता और ये डेनमार्क के हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। Organization for Economic Cooperation and Development, that is OECD, interim economic outlook had projected India's GDP growth in financial year 2022। OECD अंतरिम आर्थिक दृष्टिकोण ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12.6%। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जो जीडीपी है वो 12.6% ग्रो करेगी। इसके अलावा नंबर सेकंड पर होगा चाइना, जिसकी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो होगी 7.8%। बात करें ओईसीडी की, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जोस एंजल गोरिया और 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी जनरल इन दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। Who among the following has won BBC Indian Sportswoman of the Year award? निम्न में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये चार ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी ने जो है BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और ये आंध्र प्रदेश से हैं और ये एक चेस की प्लेयर हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जो कि केरला से हैं, और एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मनु भाकर ने। आप देख सकते हैं ये है मनु भाकर और ये शूटिंग की प्लेयर हैं और ये हरियाणा से हैं। अगर हम बात करें BBC की, इसका डायरेक्टर जनरल है टिम डेवी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में और 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। 19-year-old Manu Bhaker won BBC's Emerging Player of the Year award. She is associated with which sport? 19 वर्षीय मनु भाकर ने BBC के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, वह किस खेल से जुड़ी हैं? अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शूटिंग। तो शूटिंग की प्लेयर है ये मनु भाकर और हरियाणा से हैं और BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। Which state or UT has presented rupees 69,000 crore budget themed on patriotism और देशभक्ति for the financial year 2021-22? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने जो है 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है इस बार। और अगर पिछले बजट से इसको कंपेयर किया जाए तो 6.1% ज़्यादा बजट है इस बार का। इसमें अगर कुछ की पॉइंट्स देखें तो 50 करोड़ रुपए जो रखे गए हैं आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के लिए रखे गए हैं। और इस बजट में एक बात और भी कही गई कि दिल्ली की जो है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाएगा ताकि 2047 तक जो है इसे सिंगापुर के लेवल तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा देशभक्ति सेलिब्रेशन करने के लिए भगत सिंह की लाइफ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसके लिए कि 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट में। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दरोह को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट। तो पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी जो कि दरोह में है, तो इसे फर्स्ट प्लेस मिला है 2018-19 के लिए बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा वर्ष 2017-18 में भी नॉर्दर्न रीजन में नॉन गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड 1 को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट प्लेस मिला था, जिसके लिए कि रिवॉर्ड के तौर पर ट्रॉफी और 22 लाख रुपए दिए गए थे। और इस ट्रेनिंग अकेडमी के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अतुल फूलजिले। इसके अलावा इस ट्रेनिंग अकेडमी की स्थापना 25 जुलाई 1995 को की गई थी। तो इस बार इसका जो है सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।